अगर किसी भी देश में स्थानीय शासन को चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर जनता को प्रतिभाग करने का मौका दिया जाता है तो इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि गांव या शहर के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए अपने क्षेत्र के विकास और कामकाज से जुड़े फैसले खुद ले सकें। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कामों को अपने तरीके से चलाने के लिए आज़ादी पाते हैं। इसका मुख्य मकसद है शासन को आम लोगों के करीब लाना और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से विकास करना। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, यानी सत्ता की बागडोर सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार से चलाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय प्रणाली। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय प्रणाली के बारे में जानने से पहले हम स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चंद शासक सोमचंद ने की थी। ब्रिटिश काल में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने स्थानीय लोगों को शासन में भागीदारी देने की बात कही। इसी के साथ भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हो जाती है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। रिपन ने 1882 में मद्रास में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में जब स्थानीय स्वशासन की मांग उठने लगी तो इसके पक्ष और विपक्ष में दो प्रकार के लोग सामने आ गए। इसके पक्ष में महात्मा गांधी और उनके समर्थक थे, जबकि विपक्ष में भीमराव अंबेडकर और उनके समर्थक थे। भीमराव अंबेडकर को चिंता थी कि स्थानीय स्वशासन में जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के कारण दलितों और अन्य वंचित समुदायों को न्याय नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि स्थानीय स्वशासन का उपयोग समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, जो दलितों के अधिकारों को और कमजोर करेगा। इसके बाद स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में बलवंत राय समिति बनाई। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की मांग की। इसी बलवंत राय मेहता समिति को भारत में स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। इसके बाद आज़ाद भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति के बाद तो स्थानीय स्वशासन के लिए कई समितियां बनी, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अंतिम रूप से एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने की बात कही और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात भी कही। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। चलिए जानते हैं इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। इसी दिन यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज के बारे में संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक बताया गया है। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषयों पर बात की गई है। इसी के साथ संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आने वाले अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव 2003 में कराए गए थे। उस समय पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था।
इसके बाद 2008 में दूसरे पंचायत चुनाव हुए। इसी दौरान 12 मार्च 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देकर स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। आज कई पंचायतों की कमान महिलाओं के ही हाथ में है और वो गाँव में क्रांतिकारी बदलाव भी ला रही हैं। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। इसके बाद इसमें 2019 में संशोधन हुआ। इस संशोधन में कुछ शर्तें बताई गई जो पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर कोई आदमी सामान्य श्रेणी से ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसके अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए और उसके घर में शौचालय होना भी एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन अगर कोई महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो उसे कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। उसके भी अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए और उसके घर में शौचालय होना भी अनिवार्य शर्त है। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर या फिर कहें आधारभूत स्तर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी एक कार्यकारी संस्था है। आप यहाँ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत 2 शब्द देख रहे हैं। चलिए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। ग्राम सभा में गांव के वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो और जिन्होंने खुद को मतदाता सूची में दर्ज करा लिया हो। ग्राम सभा के लोग ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं। फिर ये वार्ड मेंबर अपने में से ही किसी व्यक्ति को उप प्रधान भी चुनते हैं। इस प्रकार ग्राम प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर एक अलग कार्यकारी निकाय बनाते हैं जिसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 7 से 15 तक ही हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत को बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 500 और अधिकतम 2000 व्यक्ति होने अनिवार्य होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 व्यक्ति होने अनिवार्य होते हैं। वर्तमान समय में उत्तराखंड में लगभग 8000 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, जबकि न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला हरिद्वार है। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान कहलाता है। ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान कार्य करता है और उप प्रधान के नीचे वार्ड मेंबर कार्य करते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव 18 वर्ष या उससे ऊपर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वार्ड मेंबर का चुनाव भी 18 वर्ष या उससे अधिक की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। लेकिन उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उप प्रधान का चुनाव वार्ड मेंबर ही करते हैं। वार्ड मेंबर अपने में से ही किसी एक को उप प्रधान चुनते हैं। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर बीडीओ के सामने शपथ लेते हैं। ग्राम पंचायतों की बैठकें पंचायत भवन में या किसी सरकारी भवन में या गांव के खुले मैदान में भी की जा सकती हैं। एक वर्ष में ग्राम पंचायत की 2 बैठकें होना अनिवार्य है। पंचायतों की इन बैठकों में गणपूर्ति के लिए 33% सदस्य होना अनिवार्य है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल ग्राम पंचायत की पहली बैठक से ही शुरू होता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर डीपीआरओ को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राम प्रधान का इस्तीफा देने के 15 दिनों बाद ही मान्य होता है। ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव ग्राम प्रधान के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ग्राम पंचायत के 25% सदस्य की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए 50% पंचायत सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। ग्राम पंचायत का सचिव VPDO होता है। ग्राम पंचायत का बजट VDO तैयार करता है, लेकिन इसे क्षेत्र पंचायत पास करती है। ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत भी बनाई जाती है। ये न्याय पंचायत ग्राम स्तर के 500 रुपये तक के विवादों को सुलझाती है और दोषी को 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन ये दोषी को जेल नहीं भेज सकती है। पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तरीय निकाय क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के मतदाता करते हैं। इनकी संख्या 20 से कम और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत भी दे सकते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत का मुखिया क्षेत्र पंचायत प्रमुख कहलाता है। इसका चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही वरिष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख को भी चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को शपथ SDM दिलवाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव BDO होता है। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 95 क्षेत्र पंचायतें हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पंचायतें पौड़ी जिले में हैं, जबकि न्यूनतम क्षेत्र पंचायतें बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं: निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के मतदाता करते हैं। उस जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत भी दे सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। जिला पंचायत का मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। इसका चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही वरिष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। जिला पंचायत सदस्य अपना इस्तीफा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति को देते हैं। सामान्यतया ये DM ही होता है। जिला पंचायत का सचिव CDO या फिर DPRO होता है। उत्तराखंड में कुल 13 जिला पंचायतें हैं। चलिए एक नज़र में पंचायतों से जुड़े अनुच्छेदों के बारे में भी जान लेते हैं। 243 में ग्राम पंचायतों की परिभाषा को बताया गया है। 243A में ग्राम सभा को समझाया गया है। 243B में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। 243D में पंचायतों से संबंधित आरक्षण के बारे में बताया गया है। 243E में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 243F में पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। 243G में पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 243H पंचायतों को करारोपण की शक्ति देता है। 243I पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 243J पंचायतों का लेखा जोखा बताता है। 243K पंचायतों के चुनाव के बारे में बताता है।
243L में संघीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से संबंधित नियम बताए गए हैं। 243M कुछ मामलों में पंचायती राज व्यवस्था लागू न करने के प्रावधान को बताता है। 243N पहले से चले आ रहे कानून जारी रखने के बारे में बताता है। 243O न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाने के बारे में बताता है। ग्राम पंचायतों के पास 29 विषयों पर योजना बनाने और लागू करने का अधिकार होता है। इन 29 विषयों पर कानून बनाने के लिए 90 दिनों के भीतर 6 समितियां बनाई जाती हैं। ये 6 समितियां कुछ इस प्रकार हैं: निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति। पंचायतों की ये 6 समितियां गांव के समग्र विकास, लोक कल्याण और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां सुनिश्चित करती हैं कि पंचायत के सभी नियम जनहित में ही हों। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। अभी हमने स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। चलिए अब नगर निकाय प्रणाली के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की नगर निकाय प्रणाली को अपनाया गया है। उत्तराखंड में नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई थी, लेकिन नगर निकाय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वें संशोधन के बाद मिला, जब 1 जून 1993 को नगर निकाय प्रणाली को पूरे देश में अपनाया गया। नगर निकाय प्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक किया गया है। नगर निकाय प्रणाली के बारे में संविधान की अनुसूची 12 में भी वर्णन मिलता है। अनुसूची 12 में नगर निकाय प्रणाली के 18 विषयों पर बात की गई है। नगर निकाय प्रणाली राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नगर निकाय प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे निचला स्तर या फिर कहें आधारभूत स्तर नगर पंचायतें हैं। जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से 50,000 के बीच होती है, वहां नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पंचायतों का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है और नगर पंचायत सदस्यों को सभासद कहा जाता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में 51 नगर पंचायतें कार्यरत हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर स्थायी जनसंख्या और निर्वाचन प्रक्रिया के अभाव में नगर पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं। ये तीनों मनोनीत पंचायतें हैं। इनका प्रबंधन राज्य सरकार और विशेष प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। नगर निकाय प्रणाली का मध्य स्तरीय निकाय नगर पालिका परिषद को माना जाता है। जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक होती है, वहां नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। नगर पालिका परिषद का प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 1842 में मसूरी में नगर पालिका बनाने की पहली कोशिश की गई थी, लेकिन ये एक असफल प्रयास रहा। इसके बाद 3 अक्टूबर 1850 में उत्तराखंड की पहली मान्यता प्राप्त नगर पालिका परिषद नैनीताल में स्थापित की गई। नैनीताल को उत्तराखंड के साथ ही उत्तर भारत की पहली नगर पालिका परिषद भी माना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड में 45 नगर पालिका परिषदें कार्यरत हैं। नगर निकाय प्रणाली का सबसे शीर्ष निकाय नगर निगम है। जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, वहां नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है। इसके नीचे डिप्टी मेयर और पार्षद आते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं, जिनमें से सबसे पहले 2003 में देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी।
इसके बाद बनने वाले नगर निगमों को आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं।